इतनी दूर सैटेलाइट से हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं? चंद्रयान ने मून पे पानी कैसे ढूंढा? वेदर कंडीशन के खराब होते ही हमारे मोबाइल का नेटवर्क क्यों खराब होने लग जाता है? ये सारी चीजें सुनने में एक दूसरे से काफी अलग लगता है, पर सच बताऊं, ये सारी चीजें एक ही धागे से कनेक्टेड है, वेवलेंथ। पहले कुछ बेसिक चीजों को समझ लेते हैं जिनका यूज हम आगे के पार्ट्स में करने वाले हैं। वेव से स्टार्ट करते हैं। वेव एक ऐसी हल्की सी डिस्टरबेंस होती है जिसके थ्रू एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है बिना मैटर को अपने साथ लिए। जैसे हवा में हमारा साउंड ट्रेवल करता है, पर हवा साथ में ट्रेवल नहीं करती। वेव का पैटर्न कुछ ऐसा होता है जहाँ सबसे पीक पॉइंट को क्रेस्ट कहते हैं और सबसे लोएस्ट पॉइंट को ट्रफ। दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं और एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक ट्रेवल करने वाली पैटर्न को हम साइकिल कहते हैं। वेवलेंथ को ग्रीक लेटर में लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो साइकिल पर सेकंड को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी एक सेकंड में कितनी बार साइकिल का फॉर्मेशन हुआ। फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक आपको कुछ याद रहे या ना रहे, पर अभी जिस रिलेशनशिप के बारे में बात करने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमेशा याद रखना है आपको। वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी का, यानी वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा फ्रीक्वेंसी उतना ही कम होगा, या फिर वेवलेंथ जितना कम होगा फ्रीक्वेंसी उतना ही ज़्यादा होगा। इसके पीछे एक आसान सा लॉजिक है। वेवलेंथ का मतलब होता है दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस जितना बड़ा होगा साइकिल कंप्लीट करने में उतना ही ज़्यादा वक्त लगेगा, और एक सेकेंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट हो गए उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और एक और बात, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी हमेशा हैंड टू हैंड चलता है। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी होगा, और जितना कम फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही कम एनर्जी होगा। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। इतनी दूर सैटेलाइट से हमारा कम्युनिकेशन कैसे हो पाता है? तो कम्युनिकेशन के लिए हम मोस्टली यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी मीडियम का ज़रूरत नहीं होता ट्रैवल करने के लिए। जैसे कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम का ज़रूरत होता है, वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहीं भी ट्रैवल कर सकता है, चाहे वो वैक्यूम ही क्यों ना हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्पेक्ट्रम पे नज़र डालते हैं। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज। इसमें से विजिबल लाइट को हम स्कूल साइंस में पढ़ चुके हैं, जिसे हम वेबग्योर के नाम से जानते हैं। पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम में सिर्फ विजिबल लाइट्स ही हम लोग देख सकते हैं अपनी आंखों से। बाकी के सारे वेव्स में से किसी को भी हम देख नहीं सकते। हमारे आइज़ बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। यूनिवर्स के कुछ ही फ्रैक्शंस को हम देख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारे वेव्स प्रेजेंट ही नहीं है हमारे आसपास। वो प्रेजेंट हैं, बट उसे हम देख नहीं सकते। और इसीलिए ये आर्ग्यू करना बहुत गलत होगा कि अगर गॉड एग्जिस्ट करते हैं तो वो दिखाई क्यों नहीं देते, क्योंकि हमारी आंखें बहुत ही लिमिटेड चीज़ों को देख सकती है। अनलिमिटेड चीज़ों को देखना हमारी आंखों की बस की बात नहीं है। खैर, अगर इस स्पेक्ट्रम पे नज़र डालें तो ये सब अरेंज होते हैं वेवलेंथ के डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव्स, सबसे कम वेवलेंथ गामा रेज। और अगर एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होते हैं, यानी रेडियो वेव्स सबसे कम एनर्जी और गामा रेज सबसे ज़्यादा एनर्जी। तो सोचो और बताओ कि इतनी दूर सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने के लिए किस वेव का इस्तेमाल किया जाता होगा। अगर तुमने सोचा इतनी दूर सिग्नल भेजने के लिए हम हाई फ्रीक्वेंसी और हाई एनर्जी का इस्तेमाल करते होंगे, तो ये सबसे बड़ा मिथ है, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर हाई फ्रीक्वेंसी वाले वेव्स को क्रॉस ही नहीं होने देता। और ये दो तरीक़ों से वेव्स को क्रॉस होने से रोकता है। पहला, एब्जॉर्प्शन। हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स एटमॉस्फेयर के कुछ मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर वेपर, ओजोन एक्सेट्रा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, स्पेशली UVB एंड UVC रेज को।
इससे एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है कि एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर हम जान जाए कौन मॉलिक्यूल कौन से फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करता है तो हम पता लगा सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल कहाँ प्रेजेंट है। बस उसी फ्रीक्वेंसी को सेंड करना है जिस फ्रीक्वेंसी को वो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर सिग्नल एब्जॉर्ब हो जाता है तो मतलब मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और अगर सिग्नल रिफ्लेक्ट बैक करता है तो मतलब मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। और इसी टेक्निक से सैटेलाइट्स आइडेंटिफाई करते हैं कि एग्रीकल्चरल फील्ड पे पानी है या नहीं, न्यूट्रिएंट्स है या नहीं, वेजिटेशन है या नहीं, और अगर है तो कितना है। और यहाँ तक कि चांद पे पानी है या नहीं, इस बात का पता चंद्रयान ने इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लगाया है। दूसरा तरीका जिससे एटमॉस्फेयर हाई फ्रीक्वेंसीज को क्रॉस नहीं होने देता, स्कैटरिंग। बहुत छोटी वेवलेंथ वाली वेव किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस नहीं कर पाती, वो स्कैटर हो जाती है, इसलिए कुछ वेवलेंथ्स दूर तक नहीं जा पाते। एग्जाम्पल के लिए हम रेड लाइट डेंजर के लिए इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि रेड लाइट का वेवलेंथ रिलेटिवली बड़ा होता है, आसानी से स्कैटर नहीं होता, तो दूर तक ट्रेवल कर सकता है। इसलिए कम्युनिकेशन के लिए जनरली रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो वेव्स की रेंज होती है अप्रॉक्स 3 किलोहर्ट्ज़ टू 300 गीगाहर्ट्ज़, और माइक्रोवेव्स की रेंज 300 मेगाहर्ट्ज़ टू 300 गीगाहर्ट्ज़। लेकिन हमारे लिए यूजेबल विंडो प्रैक्टिकल टर्म्स में 30 मेगाहर्ट्ज़ टू 30 गीगाहर्ट्ज़ ही होता है, क्योंकि 30 मेगाहर्ट्ज़ से कम फ्रीक्वेंसीज का वेवलेंथ इतना बड़ा होता है कि हैंडल करना मुश्किल, और एनर्जी तो इतनी कम होती है कि स्पेस तक इंफॉर्मेशन पहुंचा पाना पॉसिबल नहीं होता। और 30 गीगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा वाले फ्रीक्वेंसीज का वेवलेंथ स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन का शिकार हो जाता है, और हमें ऐसी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है जो इंफॉर्मेशन को स्पेस तक बिना डेटा लॉस के पहुंचा सके और स्पेस का इंफॉर्मेशन यहाँ तक ला सके। और इसीलिए फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेस है, इसलिए इसका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कौन सा फ्रीक्वेंसी बैंड किसको एलोकेट किया जाएगा। अब हमारे टेलीकॉम नेटवर्क को समझ लो। एक टर्म है बैंड फ्रीक्वेंसी। इसको समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर एयरटेल को 150 हर्ट्ज टू 200 हर्ट्ज का बैंड एलोकेट किया गया और जियो को 650 हर्ट्ज टू 1000 हर्ट्ज का बैंड, यहाँ पे बैंड का मतलब फ्रीक्वेंसी रेंज, और बैंड विड्थ अभी समझेंगे। बैंड विड्थ होता है अपर फ्रीक्वेंसी रेंज माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज, और इस हिसाब से एयरटेल का बैंड विड्थ हुआ 200 हर्ट्ज माइनस 150 हर्ट्ज इक्वल्स टू 50 बीट्स पर सेकेंड, और जियो का बैंड विड्थ हुआ 1000 हर्ट्ज माइनस 650 हर्ट्ज इक्वल्स टू 350 बीट्स पर सेकेंड। अब जितना ज़्यादा बैंड विड्थ होगा उतना ही स्पीड हमारा नेटवर्क, और जितना कम फ्रीक्वेंसी उतना स्टेबल नेटवर्क। यानी वेदर कंडीशन कितना भी हार्श हो, हमारा नेटवर्क सर्वाइव कर जाएगा।